2+2 मीटिंग, यानी कि भारत की तरफ से 2 मिनिस्टर जो कि आपको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर दूसरी कंट्री के 2 और मिनिस्टर्स, ये यहाँ पर जब मीटिंग करते हैं ना, इसको बोलते हैं 2+2 मीटिंग। अगली पिछले हफ्ते की बात है, हमने इंडिया और यूएसए के बीच में देखा कि हमें 2+2 मीटिंग देखने को मिली। अभी क्या हुआ है, अभी सेम यही चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर उन्होंने इंपॉर्टेंट बात क्या करी, उन्होंने बोला कि जो चाइना है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्या है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, आप जानते होंगे इंडिया के अंदर तो बहुत सारा सामान आज भी मतलब चाइना का ही आता है। तो चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल जाएंगी। पर एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं दोनों ने ये भी एग्री किया कि चाइना ही सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से दोनों का एक मेजर कंसर्न है। चाइना सबसे बड़ी सिक्योरिटी एंग्जाइटी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज मिलकर साथ में काम कर सकती हैं। इंडो पैसिफिक के रिगार्डिंग हमारा जो विजन है, वहाँ पर शांति, सिक्योरिटी, पीस ये बना रहे, तो दोनों कंट्रीज यहाँ पे साथ में काम कर सकती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये 2+2 मीटिंग क्यों होती है? देखो, कहीं ना कहीं कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स को और बेहतर और अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को और अपना इम्प्रूव करने के लिए सारे इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। अब इंडिया, मैंने आपको बताया भी था कि यूएसए हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया एंड लास्टली यूके। ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। इन पांचों कंट्रीज के साथ इंडिया का 2+2 मीटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखो, पहले 3 तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। वो कैसे? सर ये तो क्वाड के मेंबर्स हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो क्वाड मेंबर्स के साथ होती है इंडिया की मीटिंग, और उसके अलावा आपका रशिया एंड यूके। तो ये पांचों पॉइंट्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 21 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम श्री स्कूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या हुआ है, हमारे जो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है ना, उनके द्वारा 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय को यहाँ पर लॉन्च किया गया उड़ीसा के अंदर। सर क्या अर्थ है ये? बाकी तो जो हमें पता है, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये पीएम श्री क्या है? देखो, श्री की फुल फॉर्म ये है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, इंडिया में ना लगभग 14,500 स्कूल्स जो होंगे उनको अपग्रेड और डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अपग्रेड सर क्या करना है उनके अंदर? देखो, समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, उनमें कुछ ऑलरेडी कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं, पर हम चाहते हैं कि नहीं यार, उनके अंदर और कुछ चीज़ें बेहतर करें। सर क्या चीज़ें बेहतर करनी है? जैसे फॉर एग्जांपल, इन स्कूल्स के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव्स चलें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव चलें, वहाँ पे सोलर पैनल्स, एलईडी लाइट्स हो गया, न्यूट्रिशन गार्डन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बेहतर हों। वहाँ को जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है, जो पेडागोजी है, वो एक्सपीरियंशियल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ रटी रटाई चीज़ें वहाँ पे करवाई जा रही हैं, नहीं। प्ले बेस्ड हो गया, टॉय बेस्ड सिस्टम हो गया। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो, होलिस्टिक टीचिंग हो, ये यहाँ पर देखा जाएगा। असेसमेंट होगी प्रॉपर कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर, ठीक है ना। रेगुलर क्वालिटी वैल्यूएशन होंगे। इसके साथ ही साथ जो एजुकेशन के ऊपर फोकस होगा, वो सब तरह के बच्चे, डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, वहाँ पर मल्टीलिंगुअल अलग अलग भाषाओं में पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे टैकल किया जाएगा इन पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से। तो आप खुद देखो, जिन स्कूल्स के अंदर ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, कहीं ना कहीं कल को वहाँ के बच्चे भी तो बहुत अच्छे नागरिक बन पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनेंगे कहीं ना कहीं। और एक्चुअली हमारा जो विजन है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो यही विजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक ना SQAAF है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर हम इनको सिलेक्ट कैसे करेंगे? व्हाट इज द मतलब कौन से स्कूल को सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा? एक्चुअल में क्या होगा ना, स्कूल कहीं ना कहीं compete करेंगे एक दूसरे के साथ। स्कूल्स अप्लाई करेंगे, बताएंगे कि हमारे यहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो उस तरह से वो चीज़ें उनके हिसाब से इनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैक्सिमम 2 स्कूल सिलेक्ट होंगे, एक एलिमेंट्री और एक सेकेंडरी सीनियर स्कूल, हर ब्लॉक या हर अर्बन लोकल बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से
आप पूरे इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पीएम श्री स्कूल्स यहाँ पे देखोगे। तो उनको जियो टैगिंग किया जाएगा, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आपके जो BISAGI जो कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वो यहाँ पे जियो टैगिंग और बाकी टास्क यहाँ पे टेकअप करेगा, जो कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे। आई होप ये पॉइंटर्स आपको समझ आए होंगे। थोड़ा अगर आप और देखना चाहो तो यूनियन कैबिनेट ने 2022 में इसको अप्रूव कर दिया था। 14,500 मैंने आपको बताया ही। ध्यान रखना ये क्या है, आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे टोटल इतनी कॉस्ट आएगी, ये आप कॉस्टिंग वगैरह देख सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आगे चलते हैं, AMR अवेयरनेस वीक। देखो अब ना, जैसे इस हफ्ते जो 18 से 24 नवंबर है, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, वैसे तो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। जब हम बात करते हैं ना माइक्रोब्स की, किसकी, माइक्रोब की, तो माइक्रोब के अंदर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। सर क्या चीज़ें, जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, बाकी तरह के जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं तो हम इनके लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन खाते हैं। जैसे मान लो आप कई बार ना, आपको गला खराब हो गया या इस तरह से कुछ भी हो गया आपको, तो कहीं ना कहीं आप जैसे एंटीबायोटिक खाते हो, एंटीवायरल ड्रग्स खाते हो, बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको बोल देते हैं एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, जो भी वायरस है या जो भी आपका बैक्टीरिया है, कई बार ना वो इन मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब कि मेडिसिन का उन पर्टिकुलर माइक्रोब के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। सर ऐसा क्यों, इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? देखो कई कारण हो सकते हैं। कि मान लो आपको बोला गया था कि आप 3 दिन तक एंटीबायोटिक खाना, आपने सिर्फ 1 दिन तक एंटीबायोटिक खाई, 2 दिन आपने खाई ही नहीं, वो आप ठीक तो हो गए, पर कहीं ना कहीं वो जो माइक्रोब था पूरी तरह से अभी भी मरा नहीं है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट हो गया। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मान लो कि एनिमल वेस्ट के हो गया, या फिर जो इंडस्ट्रीज, जो जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने वेस्ट को ऐसे ही डिस्पोज कर दिया, राइट। आपने बिना कुछ सोचे समझे एंटीबायोटिक्स आप खाते जा रहे हो, छोटा सा बुखार हुआ या कुछ भी हुआ, आपने बोला चलो एंटीबायोटिक दे दो, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं केमिस्ट के पास जाते हो और बोलते हो एंटीबायोटिक दे दो और वो दे देता है। तो इस तरह से गलत तरह से कहीं ना कहीं मेडिसिन लेने से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब दुनिया भर में ऐसा देखा जा रहा है कि अपने आप में ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। वो कैसे, जैसे बैक्टीरिया के केस में अगर आप देखो, तो यहाँ पर सिप्लोफ्लॉक्सिन जो है ना, एक एंटीबायोटिक है, वो अगर देखा जाए जिससे आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हो, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो दुनिया भर में 8% से लेकर कहीं ना कहीं, मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 8% हो गया, 92% हो गया फॉर ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो एक और चीज़ है, इसके रिगार्डिंग रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली अगर आप वायरस की बात करो, तो वायरस के केस में भी सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसी जो एंटी ड्रग रेजिस्टेंस है या एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोब रेजिस्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के रिगार्डिंग भी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हमें अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वरना आप खुद सोचो कि आप मेडिसिन लेते जा रहे हो और उस मेडिसिन का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, कल को दिक्कत आ सकती है ना, फ्यूचर में अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भैया ये जो आप अपने हिसाब से आप मेडिसिन ले लेते हो, सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हो, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इशू है। तो इसको आप इस तरह से नहीं, आप एक प्रॉपर जो आपके, ठीक है ना, आपको प्रॉपर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। प्रॉपर बच्चों के अंदर भी इस तरह की हैबिट्स लेकर आओ, ताकि बच्चों को भी ये चीज़ें पता लग पाए। और इवन यहाँ पे हमारे पास ये दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, इनके द्वारा भी यहाँ पे ना इस तरह के बड़े बड़े कैंपेन्स लगाए गए दिल्ली स्कूल्स के अंदर। WHO ने भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया, तो ये सारी चीज़ें भी हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने भी स्टेप्स लिए हैं। एक्चुअली मैं ना पहले वर्ल्ड के स्टेप्स बताता हूँ, तो सरकार के साथ उसमें लिंक हो जाएंगे। वर्ल्ड के लेवल के ऊपर ना AMR ग्लोबल एक्शन प्लान यहाँ पे बनाया गया था WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 2015 के अंदर। फिर उसके अंदर बोला गया कि हर कंट्री भी ना अपना अपना प्लान बनाए, अपना प्लान को फाइनलाइज करे। उसी के बेसिस के ऊपर ना इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने भी NAP क्या है, नेशनल एक्शन प्लान, हमने इंडिया ने भी उस हिसाब से हमने बना लिया, ठीक है ना। और इसी के रिगार्डिंग इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान था और बाकी कंट्रीज का भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, दिल्ली डिक्लेरेशन भी देखने को मिल जाती है। साथ में अगर हम बात करें, एक होता है रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन ऑन AMR। इसका क्या अर्थ है, देखो जो आपकी मेडिसिन होती है ना, जिसमें रेड वर्टिकल लाइन बताई जाती है, जिनमें एंटीबायोटिक्स भी आते हैं,
वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना मिले, इसके लिए रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ पे लाया गया। एक ग्लास करके भी चीज़ होती है, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम। ये चेक करता रहता है, इसके माध्यम से हम सर्विलेंस करते रहते हैं कि कितना एएमआर चल रहा है अभी ह्यूमंस के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब प्रॉपर रियल टाइम के अंदर डेटा इसके अंदर करने की कोशिश करी जाती है। WHO का एक और इनिशिएटिव है जिसको आप अवेयर के नाम से जानते हो। किसके नाम से? AWARE, इस नाम से जानते हो। तो यहाँ पर ए का अर्थ होता है क्या? एक्सेस। एक्सेस का अर्थ क्या? कि आपके पास जो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स है ना, उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो अफोर्डेबल होने चाहिए। WA का अर्थ है आपका वॉच। इसका मतलब पता क्या है? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स हैं, कहीं ना कहीं उनको अगर रिकमेंड करना है तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के अंदर रिकमेंड करना चाहिए, कि ऐसा नहीं जो हाई ड्रग्स हैं आप उनको हर जगह पे रिकमेंड करते रहो। और रिजर्व का मतलब कि आपको कहीं न कहीं ना रिसर्च करते रहना चाहिए, ताकि आपके पास नए-नए एंटीबायोटिक्स हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स खत्म ही हो चुके हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि लास्ट रिज़ॉर्ट की तरह यूज़ किए जाने चाहिए, तो उनको इंश्योर किया जाना चाहिए कि उनको आपके पास वो अवेलेबिलिटी हो। वो अवेलेबिलिटी कैसे हो पाएगी? जब आप कंटिन्यूअसली इस फैक्टर के अंदर रिसर्च करते रहोगे। तो ये अवेयर का अर्थ जो कि WHO का ही है, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेड सी। अभी क्या हुआ, एक इंडियन बाउंड कार्गो शिप थी, वो यहाँ पर हाउथीज ने उसको सीज कर लिया, कहाँ पर? रेड सी के अंदर। तो पहली बात तो ये समझो, ये यहाँ पे नोटिस करना, ये है आपका यमन। क्या है? ये यमन कंट्री है। यमन की कैपिटल क्या है आपका? सना। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सना और आसपास का एरिया ना, ये हाउथी रेबल्स के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल्ड है, एक मेजर पोर्शन। हाउथीज होते क्या है? हाउथीज की जब मैं बात करता हूँ ना, एक बहुत बड़ा क्लैन है जो कि जायदी शिया सेक्ट को यहाँ पे बिलोंग करता है। ठीक है ना, 1990s में इनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला साले, उनकी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। अब थोड़ा ना यमन की आप लोकेशन देखो, या रेदर आई शुड से रेड सी की आप अगर आप लोकेशन देखने की कोशिश करो, तो रेड सी, पहली बात तो ये जानना कि टोटल 6 कंट्रीज के साथ यहाँ पे इसकी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर आपका इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, अर्थरिया हो गया, जिबूती हो गया, एंड लास्टली आपका यमन हो गया। तो 6 कंट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज। इसी तरह से यहाँ पर आप और भी देखो, यहाँ पर आपको बाबल मंदेब स्टेट और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ईडन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसकी यहाँ पे कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आगे जाके जो रेड सी, यहाँ पर आपका गुल्फ ऑफ सुएज आ गया, और यहाँ पे गुल्फ ऑफ अकाबा आ गया, और ये आपका होता है सिनाई पेनिनसुला। दोबारा बता देता हूँ, ये वाला हो गया आपका गल्फ ऑफ सुएज, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ अकाबा, और ये आपका इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ना यहाँ से मेडिटेरियन सी के थ्रू होते 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 ये आपका अरेबियन सी के साथ इसकी यहाँ पे कनेक्टिविटी इस तरह से बन जाती है, राइट। एक और आपका दिमाग में सवाल आएगा, सर आखिर ये रेड सी रेड कलर का है? हाँ जी, कुछ हद तक इसका कलर जो रेड है, एक्चुअल में होता क्या है ना, कि वहां पर आपको एक एल्गी देखने को मिलती है। ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ आपको, ये है इस एल्गी का नाम, राइट। थोड़ा मुश्किल नाम है। तो ये जो एल्गी के प्रेजेंस होने की वजह से ये एल्गी रेड कलर्ड होती है, तो सी एक्चुअली थोड़ा रेडिश ब्राउन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं आप देख पाओगे, जो रेड सी है वो वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है, और ये ग्लोबल 200 इको रीजन है। इसका क्या अर्थ होता है ग्लोबल 200 इको रीजन का? इसका अर्थ ये है, ग्लोबल 200 एक तरह की लिस्ट है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने आइडेंटिफाई किया है। किसने? WWF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने आइडेंटिफाई किया है एज अ प्रायोरिटी फॉर कंजर्वेशन। इस एरिया को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ग्लोबल 200 इको रीजन के बारे में भी। बाकी सेमी इनक्लोज्ड है, बाकी तो आप सीधे समझ ही जाओगे डेफिनेटली। बाकी कनेक्टिविटी हमने समझ ली, कहाँ कैसे कैसे ये मूव करता है वो भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको आइलैंड्स, फरासन आइलैंड्स और दहलाक आर्कीपेलागो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू रेड सी। आगे चलते हैं, टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो वीजा समझते हो? वीजा, अरे वीजा वो नहीं जो आप लेके जाते हो, वो नहीं। जैसे आपने अपने देखा होगा ना, रुपए कार्ड देखा होगा आपने आपने ठीक है ना, उसी तरह से वीजा मास्टर, ठीक है ना, ये सब चीजें भी देखी होंगी। तो वीजा के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें बात करेगी एनेबलिंग द डिजिटल शिफ्ट टोकनाइजेशन। ये टोकनाइजेशन हमें कहीं ना कहीं समझना है। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, इंडिया के द्वारा 56 करोड़ टोकन पिछले साल में इशू किए गए। समझना इस बात को। देखो कई बार जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेज़न वगैरह के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो, बिल्कुल ठीक बात है, या ज़ोमैटो हो गया, किसी भी जगह इस तरह से। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आपको कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो आपको लगता है यार ये कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन तो अमेज़न के पास चली गई, तो मेरी कल को मैं ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, मेरी सिक्योरिटी कैसे रहेगी?
तो उसको एक तरीका पता क्या है उसका तरीका? उसका तरीका है टोकनाइज़ेशन। टोकनाइज़ेशन से क्या होगा, आपकी जो एक्चुअल कार्ड की डिटेल्स है ना, जो भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है आपके एक टोकन के साथ। टोकन क्या होता है? यहाँ पर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। आपके कार्ड का कॉम्बिनेशन, एक टोकन रिक्वेस्टर का और एक डिवाइस का कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअल में ना सामने वाले के पास पूरा डेटा जाता ही नहीं है आपके कार्ड का। तो उसके पास आपकी कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, रादर देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ टोकन इज़ देयर। ठीक है? तो काफ़ी सेफ्टी इससे आपकी कहीं न कहीं बढ़ जाती है। ये डिटेल्स बेसिकली कार्ड किसी के साथ क्योंकि शेयर नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं आपका कार्ड काफ़ी हद तक सेफ माना जाता है इस चीज़ के अंदर। ठीक है ना? तो जितने भी आपके अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो हैं, इनको बोला गया है कि कोई भी कार्ड इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर थी, उसको आप हटा दो। अब आप इन चीज़ों को स्टोर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि टोकन का यूज़ हो रहा है, राइट? अब ध्यान रखना ये टोकनाइज़्ड कार्ड कौन इश्यू करता है? आपकी यही सब वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे इनके द्वारा इश्यू किया जाता है। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आप लॉजिक समझ गए होंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, डेटा ब्रीच नहीं होगा, डिजिटल पेमेंट के अंदर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, पेमेंट एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा, फ्रॉड कम होंगे एंड कंप्लायंस कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, बट कहीं न कहीं लोगों के अंदर अभी कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है, इंटीग्रेशन थोड़ा-सा दिक्कत है। ये कुछ इश्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड आई होप आपको ये प्रोसेस भी कैसे डिफरेंट होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। एक छोटा-सा पॉइंट और है कि एक ना हमारे पास यहाँ पे एक गाइडलाइंस है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। अब जो भी बिज़नेस इन चीज़ों को पेमेंट्स वगैरह को हैंडल करते हैं, उनको एक गाइडलाइंस को मानना पड़ता है और कोई भी आप गाइडलाइंस को मानते हो, कहीं न कहीं वहाँ पे साथ में क्या इन्वॉल्व होती है, कुछ खर्चा, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्चुअल में पता क्या है, जो टोकन है ना, वो आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आता। इस वजह से ना, जो हमारे ये सब जो कार्ड वगैरह के हैं, इनको कंप्लाई नहीं करना पड़ता पीसीआई, डीसीएस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज़ नॉट अ नीड फॉर कंप्लाइंग विद पीसीआई, डीएसएस यानी कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे विद रिगार्ड्स टू टोकनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके जन्म दिवस के ऊपर ट्रिब्यूट्स इनको पे करी। थोड़ा-सा इनके बारे में क्विकली जान लेते हैं। इनका जन्म 1828 के अंदर वाराणसी के अंदर हुआ था एज़ मणिकर्णिका तांबे। फिर 1842 के अंदर इनकी शादी हो जाती है गंगाधर राव जी के साथ, राइट, जो कि झांसी के महाराजा थे एंड अकॉर्डिंगली इनका नाम क्या बन जाता है, रानी लक्ष्मीबाई। फिर ये ना एक सन को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम है आनंद राव। आफ्टर जो आफ्टर द ठीक है ना? जब उनके बेटे की और उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो आनंद राव को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनको बाद में रीनेम कर दिया जाता है दामोदर के नाम से। अब यहाँ पर ना दिक्कत क्या आती है, उस समय चल रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी या लॉर्ड डलहौजी की आप पॉलिसी आप यहाँ पे मान सकते हो। इसमें बोला जाता था कि अगर एक पर्टिकुलर किंगडम की कहीं न कहीं ना स्टेट की अगर विदाउट लीगल मेल हियर डेथ हो जाती है, तो कहीं न कहीं उनको अनेक्स कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करी जाती है, झांसी को अनेक्स करने के लिए। तो लक्ष्मीबाई बट इसके अगेंस्ट यहाँ पे वो रिवोल्ट करती हैं। उस समय के ऊपर ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर थे सर ह्यूज रॉस, उन्होंने बोला कि आप झांसी को सरेंडर कर दीजिए, पर यहाँ पर ऐसा वो नहीं करती। उनको यहाँ पे कुछ हद तक सपोर्ट भी मिलता है तात्या तोपे और नाना साहिब का। ठीक है? तो काफ़ी कोशिश करती हैं, ग्वालियर जाती हैं और एक बहुत लड़ाई लड़ती हैं, बट कहीं न कहीं इन द एंड लड़ाई के अंदर बहुत बहादुरी से लड़ती हैं, बट जून 17 1858 को उनकी यहाँ पे शहीदी हमें देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में ना जनरल ह्यूज रॉस ने भले ही उनको फाइट किया, बट कहीं न कहीं उनकी डेथ पे ये बात बोली कि हियर ले द वुमन हू वाज़ द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। हम लोग भी बोलते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कहीं न कहीं सामने वाले ऑफिसर्स ने भी ना उनकी जो बहादुरी थी, उनको कहीं न कहीं बिल्कुल रियलाइज़ किया और ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए थे। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। इनको आप नीचे मुझे कमेंट्स में आंसर बताना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। एक पहला होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू टॉपिकल साइक्लोन, 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ाया था, तो इसका होमवर्क भी ट्राई करना आप। एंड दूसरा है आपका विद रिगार्ड्स टू ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग। कोशिश कीजिएगा इसको आंसर करने की, फिर अकॉर्डिंगली कल हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आपको आंसर बता देता हूँ। एक है मीज़ल्स के रिगार्डिंग। ये कह रहा है हाइली कंटेजियस डिज़ीज़ है, ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जी नहीं, ये आपका होता है वायरस के द्वारा। तो पहला हो गया फॉल्स। दूसरा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, करेक्ट है ये बात। स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट, क्या ये डब्ल्यूएमओ रिलीज करता है? नहीं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एक्चुअली। एक इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव था, उसके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट निकाली जाती है। UNFCCC 1992 में था साइन भैया, 2001 में बिल्कुल भी नहीं था। एंड आखिरी टेक्निकल टेक्सटाइल, ये तो हमने एग्जाम्पल भी समझे थे कि बिल्कुल
जिनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिए उनको डेवलप किया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स की हमने बात करी, मेडिकल की बात करी, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपका होमवर्क था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। तो मैंने क्या कहा था, एक्चुअल में हुआ क्या ना, जो बिहार के आपके सीएम है, ठीक है ना, नीतीश कुमार जी, उन्होंने बोला है कि भैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया ना, तो वो एक तरह से मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो ये होता क्या आखिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? एक्चुअली ना ये सेंटर के द्वारा एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंदर मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट है जो जोग्राफिकली अच्छा नहीं है या फिर कुछ सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है। मान लो जैसे पहाड़ी एरिया है, अब पहाड़ी एरिया में ना उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, राइट? या फिर बॉर्डर लगता है वहाँ के ऊपर, या फिर वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या कुछ किन्हीं कारणों की वजह से बैकवर्डनेस ज़्यादा है, तो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दिया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि उनको कुछ हेल्प हो। हेल्प कैसे होती है? हेल्प इस तरह से होती है कि कुछ जो स्कीम्स वगैरह होती है ना, उनमें 90% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है। तो आपको समझ आ गया। और सर ये तीसरी बात तो गलत कह रहा है, 90% की बात होती है ना कि 100% की। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये संविधान के द्वारा दिया जाता है, नहीं, संविधान के अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली क्लासिफिकेशन करी जाती है, संविधान के अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है। और दूसरी बात जो कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस एक पॉइंट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट देखने को मिल जाती है। ये कुछ और भी पॉइंटर्स हैं, जैसे हिली टेरेन हो गया, बॉर्डर प्रॉक्सिमिटी हो गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था पेरोल के रिगार्डिंग। दरअसल में होता क्या है ना, एक होता है पेरोल, एक होता है फरलो। अभी पेरोल के रिगार्डिंग ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ बताया है कि अगर मान लो किसी को पेरोल पे ट्रैक करना हो, ठीक है, जब उनको रिलीज किया था पेरोल के ऊपर, तो ट्रैकिंग डिवाइस आप लगा सकते हो उसको, ताकि पता लगता रहे वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तो पेरोल और फरलो ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे इनमें फर्क देखने को मिलता है। देखो, जब मैं बात करता हूँ पेरोल, मतलब क्या होता है ना कि मान लो एक बंदे का हमने कंडीशनल रिलीज कर दिया, मतलब टेम्परेरी। क्या मतलब कंडीशनल रिलीज टेम्परेरी? मतलब जैसे मान लो किसी प्रिजनर के फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तुझे रिलीज कर देते हैं, तो जो भी मतलब डेथ वगैरह के रिगार्डिंग जो प्रोसेस होता है उसको, मतलब फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो थोड़ा टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करके आप वापस आ जाओ, ठीक है। फरलो के अंदर क्या होता है, फरलो ना जनरली जब किसी की लंबी सेंटेंस होती है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, बहुत लंबी उसको सजा मिली हुई है, वहां पर आपको फरलो दी जाती है। अब इस केस में ऐसा क्यों दिया जाता है? फरलो का पर्पस ये होता है कि मान लो ना कि आप कभी कभी घर से, मतलब घर से नहीं, आप जेल से जाओ, ताकि आपके फैमिली टाइज हो गया या सोशल टाइज कहीं ना कहीं बने रहें, राइट, उसको बोलते हैं फरलो। और फरलो एक तरह से आपका राइट है, ये आपका हक होता है। ध्यान रखना, पैरोल कई बार डिनाई किया जा सकता है, पर फरलो एक तरह से मैटर ऑफ राइट माना जाता है, उनको ग्रांट किया जाता है समय समय के ऊपर, ठीक है। तो जैसे इस केस में बात करी इसने कि जो पैरोल है वो लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट है, नहीं, ये आपका फरलो होता है। सेकंड आपका गलत है। तीसरा कहता है मैटर ऑफ राइट है, नहीं, वो भी आपका फरलो होता है। स्टेटमेंट वन की अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं कि कंडीशनल रिलीज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे ठीक है, जो भी यहाँ पे फरलो वाले पॉइंट होता है, यहाँ पे जो भी आप पीरियड के लिए जाते हो, वो एज अ रिमिशन आपको ट्रीट किया जाता है। वेयर एज यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ, ये आपको सस्पेंशन का प्रोसेस होता है, और आपका पेरोल के बाद आपको जितना टाइम था उतना अंडरगो करना पड़ता है, जो भी आपका टाइम बचा हुआ होता है। आई होप दोनों के फ़र्क आप समझ गए होंगे। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।